गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सेंटअप की परीक्षा का जो हम प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का जो हल देख रहे थे उसका तीसरा सीरीज देखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, प्रश्न को हम काफ़ी सभी ऑप्शन को मिला जुला के, ऐसा नहीं है और तैयारी ऐसा ही होता है बच्चों, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न में जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तब जा कर के आप एक तरीके से वर्साटाइल नॉलेज को गेन कर पाते हैं। यानी प्रश्न किसी तरीके से भी घुमाया जाए तो उस प्रश्न को आप सॉल्यूशन करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो इसी बात का ख्याल रखने के कारण वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को शॉर्ट किया जाए। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का ये तीसरे सीरीज में, जो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होना है। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक फर्स्ट वीडियो में 01 जो डाला गया है उसमें डाल दिया गया है। दूसरा सीरीज जो 02 वीडियो डाला गया है उसमें आपको 21 से 60 तक का सॉल्यूशन डाला गया है ना। इस वीडियो जो थर्ड सीरीज है इसमें हम सेंटअप परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव है उसका डिटेल डील जो है वो कंप्लीट थर्ड सीरीज में हम करने वाले हैं। यानी 60 से लेकर के 70 तक 10 प्रश्नों को काफ़ी रफ्तार में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा हो और वो भी अच्छे स्कोर से आपके साथ साथ परीक्षा में पास कर सकें। ऐसा सोचिए कि सबका भलाई हो, है ना। तो आइए 61 प्रश्न का हल देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे निर्मल भस्म है, यानी कि सबसे कमज़ोर बेस का बात हो रहा है। एक प्रश्न था जहाँ पे कमज़ोर एसिड का बात हुआ था, वीक एसिड का बात हुआ था, है ना। इसमें सबसे कमज़ोर भस्म यानी कि वीकेस्ट बेस का बात हो रहा है। तो वीकेस्ट बेस जो है इसको हम करेंगे प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा बात को और समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इसका तो उत्तर सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे कमज़ोर चारों में से में यहाँ चार ऑप्शन में सबसे कमज़ोर जो भस्म है यानी वीकेस्ट बेस है वो अमोनिया है। क्यों अमोनिया है वीकेस्ट, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिए हैं, देख लीजिए। इस सॉल्यूशन को डील करेंगे प्लस आई इफेक्ट से। ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन में एक मिथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 डिग्री अमीन में 3 मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप जो है बच्चों वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। मिथाइल ग्रुप है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। आई का मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करके एटम को देते हैं। तो यानी कि देखिए इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे ये एक CH3 इलेक्ट्रॉन को एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी करने का मतलब है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। इसमें 1 देने वाला है, इसमें 2 देने वाला है तो दोनों तरफ से आ रहा है, इसमें 3 देने वाला है तो तीनों तरफ से आ रहा है। इस उदाहरण को समझिए कि एक नाइट्रोजन आदमी है जिसका कोई भी बेटा नहीं है जो उसको पैसा कमा के दे, तो ये तो सबसे गरीब होगा। 1 डिग्री अमीन के पास एक बेटा है जो उसको पैसा कमा के भेज रहा है, तो ये थोड़ा अमीर होगा, इसके तुलना में ये थोड़ा अमीर होगा। इसके पास 2 बेटा है जो दोनों पैसा कमा के इसको दे रहा है, तो इसके तुलना में 2 डिग्री वाला थोड़ा क्या होगा, अमीर होगा। और तीसरा के पास 3 बेटा है, तीनों कमा कमा के नाइट्रोजन को दे रहा है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे रिच कौन होगा, जिसके पास 3 कमाने वाला है ना। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उसी को तो बेस कहते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उसी को बेस कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ देने वाला कौन है, 3 डिग्री वाला, तो सबसे ज़्यादा बेस ये हो गया, उसके बाद बेस ये हो गया, उसके बाद बेस ये हो गया भस्म। और सबसे कमज़ोर भस्म जो हुआ वो कौन हुआ, जिसके पास कोई उसका बेटा नहीं है, मतलब कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो सबसे वीकेस्ट बेस कौन हो जाएगा ऑप्शन में, अमोनिया होगा।
तो आप इस चीज़ को यहाँ से टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, इस चीज़ को बहुत ही क्लियर समझना है। लेने और देने वाले से ही आप एसिड और बेस का कंसेप्ट को क्लियर आउट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी देने वाला नहीं है तो सबसे गरीब हुआ, मतलब सबसे कमज़ोर भस्म हुआ। एक देने वाला है तो इसके तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, यानी भस्म का अगर हम सीरीज बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा, सबसे मजबूत ये हो जाएगा और सबसे कमज़ोर ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 65 को बच्चों की सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। तो सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस का बात हुआ है, हाइड्रोलिसिस का बात हुआ है ना। जल अपघटन अगर कराएंगे किसको, सुक्रोज को, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, इस बात को हम अगर आपको समझाएं तो ये देखिए, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, सुक्रोज को बोलते हैं। इसका जो अगर हम देखें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें इसका, तो अल्फ़ा डी का वैल्यू इसका +66.5 डिग्री होता है ना। ये ऑप्टिकल जो है वो मेज़र किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना, ऑप्टिकल मीटर के थ्रू इसको मापा जाता है। तो इसमें देखिए, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बनाता है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। क्या बनाता है, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज टूट के बनता है। यानी सुक्रोज को जल में मिलाइए तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा, कौन वाला, डी बनेगा। तो डी ग्लूकोज का अगर हम देखें ऑप्टिकल वैल्यू तो +52 होता है, लेकिन सुक्रोज का देखें तो -92 हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर इसमें इसको घटाएंगे बच्चों, 92 में 52 को घटाएंगे तो देखिएगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू घट के माइनस में ही आएगा। और माइनस में आने का मतलब क्या है कि यहाँ कंपाउंड प्लस में था और उत्पाद क्या हो गया, माइनस में हो गया। यानी क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया ना। तो इसीलिए सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। ये रोटेशन का बात है, रोटेशन क्या हो रहा है, चेंज, +66 से जाके माइनस में रोटेशन चेंज हो जा रहा है। रिएक्टेंट में रोटेशन क्या था, प्लस में था, जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें रोटेशन क्या हो जा रहा है, माइनस में। इस बात को आप कंसेप्ट के थ्रू समझ जाइए, है ना। उसके बाद देखिए 62 का ही तो हम देख लिए, इन्वर्जन कहलाता है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। 63 को देखते हैं, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह है। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। क्या एसिड पाया जाता है, अमीन पाया जाता है, या मिथाइल पाया जाता है, या ये दोनों पाया जाता है। तो ये दोनों, ये चीज़ जान लीजिए कि अमीनो एसिड में एसिड ग्रुप भी पाया जाता है और अमीन ग्रुप भी पाया जाता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल और ये है अमीन वाला, ये दोनों पाया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो अमीनो एसिड है जिसका नाम ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का अगर फॉर्मूला लिखेंगे देखिए यहाँ पे NH2 भी है और COOH भी है। यानी कि सभी अमीनो एसिड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फंक्शनल होता है और अमीन का भी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अमीनो एसिड कितने होते हैं टोटल, ये बात आप याद रखेंगे। तो टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं, 20 में से 10 होते हैं इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। जो नॉन इसेंशियल है उसको हमको क्या है, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है उसको हमको फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू लेना है, और जो इसेंशियल है वो बॉडी हमारा खुद बना लेता है ना। और ये 20 अमीनो एसिड से मिल करके बॉडी क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन जो है वो ऊतक और टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, और टिश्यूज़ जो है वो बॉडी ऑर्गेन का निर्माण करते हैं, और बॉडी ऑर्गेन्स मिल के क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। 20 अमीनो एसिड में 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 64 को, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो शरीर जनरली का बात हो रहा है, जनरली मतलब कि कौन नहीं बनाया जाता है, तो विटामिन्स होगा। शरीर में विटामिन्स नहीं बनता है। एक जो है विटामिन डी, वो क्या है कि एक्टिवेट होने के कारण ये बॉडी
खुद से जनरेट करता है, लेकिन सामान्यतः सभी विटामिन शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन में है एंजाइम का बात हो रहा है, तो शरीर ही एंजाइम को बनाता है। प्रोटीन है तो प्रोटीन का भी निर्माण शरीर ही करता है। हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का भी निर्माण जो है वो बॉडी में ही होता है, जबकि विटामिन का निर्माण सामान्यतः शरीर में नहीं होता है। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, विटामिन्स। उसके बाद 65 है, संघनन बहुलक का उत्पाद है ना। कंडेंसेशन पॉलीमर का बात हो रहा है। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कि अगर हम देखेंगे इसका बनावट के हिसाब से देखेंगे तो एक होता है कंडेंसेशन यानी संघनक होता है, और एक होता है एडिशन, है ना। एडिशन पॉलीमर होता है और एक होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों कि दो मोनोमर यूनिट मिलने के बाद वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल या वाटर निकले या कोई भी चीज़ माइनस होता है, बाहर निकल जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो कंडेंस होकर कुछ मॉलिक्यूल बाहर अगर निकल जाए तो उसको बोलेंगे कि वो कंडेंसेशन है। जबकि ऐसा पॉलीमर जिसमें एक भी कुछ भी बाहर ना निकले, सबका सब वहीं रह जाए, जैसे पॉलीइथीन का बात हम करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पॉलीइथीन का मोनोमर है ना, इथीन बोलते हैं। अब इसी का यूनिट अगर इसको हम मिटा के देखें, यहाँ पे ये बॉन्ड आधा इधर टूट जाएगा आधा इधर टूट जाएगा, तो पॉलीइथीन में जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा, CH2 ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी इसी यूनिट को जब रिपीट करने लगेंगे, CH2 बार बार रिपीट करने लगेंगे, तो इथीन मेनी टाइम हो जाएगा, है ना। बहुत बार इथीन आ जाएगा, तो बहुत बार के लिए ही पॉली इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉली वर्ड है वो दिखाता है कि एक ही इकाई को कई बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ एक इकाई कौन सा है, इथीन वाला है, इथीन, और इसी इकाई को कई बार रिपीट कर दें तो पॉली इथीन हो जाएगा। तो इस जो है पॉलीमर को बनाने में कोई तीसरा चीज़ तो बाहर नहीं निकल रहा है। तो जब नहीं निकल रहा है तो उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर है। जबकि अगर कोई निकल रहा है, वाटर निकले या फिर अमोनिया या किसी प्रकार का कोई बाय प्रोडक्ट निकल जाए, तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो 65 में देखिए संघनन का उदाहरण है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का मोनोमर होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन जो है वो नाइलॉन 66 का मोनोमर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे ये चीज़ पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि नाइलॉन 66 का मोनोमर क्या होता है। तो नाइलॉन 66 का जो मोनोमर यूनिट है वो याद रखेंगे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन होता है। उसके बाद देखिए इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा डील करने के लिए कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण एक से अधिक हम आपको बता दिए हैं कि नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण कौन कौन हो सकता है। तो सेल्यूलोज होगा, स्टार्च होगा, पेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन होंगे, है ना, पेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन होंगे। ये सभी नेचुरली पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में, प्लांट्स में। तो प्लांट्स और एनिमल में जो पाए जाते हैं पॉलीमर्स उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, और ये सभी कंडेंसेशन पॉलीमर ही कहलाते हैं। लेकिन कैसा, नेचुरल कंडेंसेशन के थ्रू बनता है ये। सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है नाइलोन, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट, मेलेमाइन और पॉलीकार्बोनेट्स। याद रखिएगा, है ना। नाइलोन का बात हो, पॉलीएस्टर का बात हो, बेकेलाइट का बात हो, मेलामाइन का बात हो, पॉलीकार्बोनेट का बात हो, तो ये सभी का सभी जो है वो सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर में आते हैं। ठीक है। 66 क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबड़ है। तो सबसे पहला औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड जो है वो रबड़ कौन सा था, आइसोप्रीन था, जिसको मिथाइल रबड़ भी कहते हैं हम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। आइसोप्रीन होता है मिथाइल रबड़ का मोनोमर यूनिट, है ना। आइसोप्रीन जो है वो मिथाइल रबड़ का मोनोमर होता है। इसका नाम होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है। तो औद्योगिक रूप से जो संश्लेषित रबड़ है वो कौन है, मिथाइल रबड़ को आप टिक करेंगे, आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं इसको। 67 है कि फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो फिनॉल, देखिए फिनॉल, बेकेलाइट, अभी बात किए थे। बेकेलाइट एक प्रकार का क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर था। हम बात कर ही रहे थे कि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है बच्चों, कि बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ बाहर
निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है वो फेनॉल होता है और फॉर्मल्डिहाइड होता है। बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है बच्चों वो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये दोनों मिलने के बाद जो है ये चीज़ बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। ये चीज़ देखिए, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल बनाता है। ये ऑर्थो पे आ गया और दूसरा बनाता है पारा पे, और यही दोनों आपस में मिल के क्रॉस जो है सो क्रॉस लिंकेज के थ्रू बेकेलाइट का निर्माण करता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना। तो बेकेलाइट जो है वो क्या है, फेनॉल इस्तेमाल होता है किसको बनाने में, बेकेलाइट बनाने में। सभी देखिए उदाहरण पॉलीमर का ही है, नायलॉन है तो हम एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा था। पॉलीस्टीरीन में तो स्टाइरिन होता है, पीवीसी में पॉलीविनाइल कार्बोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जबकि बेकेलाइट में फेनॉल और किसका बात कर रहे हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिएगा, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड किसका निर्माण में, बेकेलाइट में। बेकेलाइट भी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है। 68 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। तो एंटीपायरेटिक ले लीजिए, एंटीपायरेटिक जिसको हम लोग आमतौर पे एंटीपायरेटिक हम लोग खाते रहते हैं, ज़्यादातर क्या खाते हैं, पैरासीटामोल, है ना। बुखार आया पैरासीटामोल, यानी बुखार को कम करने के लिए कौन सा दवा खाते हैं, एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक का एक उदाहरण हो सकता है पैरासीटामोल। इसके अलावा जो है सो एस्प्रिन है ना, ये सभी एस्प्रिन भी एंटीपायरेटिक के रूप में इस्तेमाल होता है। जबकि एस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि यदि आदमी एस्प्रिन का टैबलेट ज़्यादा खाता है तो उसके आंत में क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। इसीलिए एस्प्रिन जो है वो डॉक्टर्स कम रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर है सो बुखार के रूप में हम लोग पैरासीटामोल को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन हैं। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या करता है बच्चों, बुखार को कम करता है। क्या करता है, बुखार को कम करता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसक्विलाइजर है या एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जान रहे हैं बैक्टीरिया से बचाता है, ट्रांसक्विलाइजर जो है वो दर्द से राहत देता है, यानी कि पेन किलर है ये, है ना ट्रांसक्विलाइजर। और एनाल्जेसिक जो है वो एक प्रकार का कह सकते हैं हम कि एंटीपायरेटिक बुखार को समाप्त करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 69 को, निम्न में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये है, सोडियम बेंजोएट, है ना। परिरक्षक मतलब किसी को संरक्षण देने के लिए, जैसे अचार वगैरह में डाला जाता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट को। 70 नंबर देखते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पैरासीटामोल, है ना, या फिर पेनिसिलिन, या फिर एस्प्रिन, या फिर क्लोरोफेनिकॉल। तो कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा, तो कौन होगा, पेनिसिलिन होगा। कौन होगा, पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस मेडिसिन को कहते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारने में सक्षम होता है। ये चीज़ समझ लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारने में जो एंटीबायोटिक सक्षम होगा उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। और इसका बेस्ट उदाहरण है पेनिसिलिन, जो कि आप जानते हैं ऑन्ट्स को क्यूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी जख्म को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये 70 क्वेश्चन जो आपका था ऑब्जेक्टिव, जो कि सेंटर परीक्षा में था, उसको काफ़ी ही डिटेल से डील कर दिया गया है। 1 से लेकर के 70 तक के किसी भी प्रश्न में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप क्लासरूम में भी आके हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर तो कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो उसका हम डिटेल डील फिर से करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपको वाकई पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो ये वीडियो औरों को ज़रूर साझा कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले आएँ, और अपने कैरेक्टर को ऐसे डेवलप कीजिए जो आपके साथ सभी को सुरक्षित और अच्छा महसूस करें, है ना।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे और आपकी तैयारी यूं ही अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।